अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट और साथ मेरा तज्जिया शेयर करूंगा। तज्जिया के लिए इस वीडियो के लास्ट में जाके एक एआई से रेलिवेंट एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने मेरे ऑफ टॉपिक मेरे थॉट्स वगैरह भी मेरे लर्न करने हैं या एक्सपीरियंस करने हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक। लेकिन सबसे पहले मार्केट की तरफ आते हैं। बीटीसी की प्राइस 25,630-50 डॉलर की रेंज में फ़िलहाल ट्रेड हो रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्राइस जो है बीटीसी की आहिस्ता 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 डाउनवर्ड मूवमेंट है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी वोलाटिलिटी आपको नज़र नहीं आ रही। आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई बंदा, आपको कोई ऐसा बंदा जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्टर नहीं है या वो इस मार्केट से मायूस हो गया और वो अगर आपको ये कहता हुआ सुनाई दे कि यार ये एक स्पेकुलेटेड मार्केट है, ये एक स्पेकुलेटेड बबल है, ये मार्केट ये किसी वक्त भी बस्ट हो जाएगी, तो इस में जो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस हैं उनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अगर ये कहा जाता है, ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी और इस मार्केट को हराम हलाल के तनाजुर में भी इसी इसी मंतक की बुनियाद पे वो डिसाइड करते हैं। देखें, अगर ये मार्केट एक स्पेकुलेटेड बबल है तो दुनिया की कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट मार्केट है जहाँ पे स्पेकुलेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट है। अब हमें रहने के लिए एक घर चाहिए, अब मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। एक से ज़्यादा घरों में मैं अगर सरमायाकारी करता हूँ, मैं कोई मार्केट्स बनाता हूँ, तो किस बेस पे बनाता हूँ? इस बेस से बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे अगर मैं पैसा पार करूँगा तो ओवर द टाइम मेरे पैसे की वैल्यू, जो मेरी वेल्थ है, मेरी दौलत है, उसमें इजाफा होगा। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग कंपनीज़ के शेयर खरीदते हैं तो उन शेयर्स की क्या यूटिलिटी है, उनकी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है? कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। मोस्टली जो कंपनीज़ के शेयर्स स्टॉक मार्केट में बाय और सेल होते हैं उसके पीछे स्पेकुलेशंस हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस उम्मीद पे सरमायाकारी करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इन शेयर्स के नंबर जो है वो हाई जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, अगर नीचे जाएंगे तो वो नीचे की साइड पे वो ट्रेड ले लेते हैं। ये डॉलर का आजकल बड़ा बात चल रहा है, कल भी मैंने इसको शायद डिस्कस किया था। तो डॉलर की प्राइस जो है, लोग क्यों डॉलर खरीदते हैं? इस उम्मीद के साथ खरीदते हैं कि यार डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी। और क्यों डॉलर फिर मार्केट में डंप करते हैं और पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं? इस वजह से अब उनको पता कि यार अब हम बेचेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। तो ये अप और डाउन का ये जो सिलसिला है, ये जो स्पेकुलेशन है, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट तक महदूद नहीं है, ये दुनिया की तमाम इन्वेस्टमेंट मार्केट में ये मौजूद है। हाँ, क्रिप्टो मार्केट ज़रा एक रेगुलेटेड मार्केट नहीं है तो यहाँ वोलेटिलिटी कदरे ज़्यादा है बनिस्बत दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट में। तो इसमें भी जो अच्छे मार्केट के समझदार इन्वेस्टर हैं वो जो है इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, इस वोलेटिलिटी को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं। इस वोलेटिलिटी की वजह से जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ प्रॉफिट भी कई गुना ज़्यादा मिल जाता है इस मार्केट से। बहरहाल इस डिबेट को कंटिन्यू करते रहेंगे, साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे ओवर द टाइम। अच्छा, कोइनडेस्क ने डाटा रिपोर्ट किया जी। सीसी डाटा नाम का जो एनालिटिकल डाटा प्रोवाइडर है, उनको रिपोर्ट करते हुए कि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में स्पॉट जो ट्रेड है वो 4.5 साल पुराना जो लोएस्ट लेवल है, वॉल्यूम है स्पॉट ट्रेड का, वो वहाँ तक पहुँचा हुआ है। वैसे भी आपके साथ मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था कि इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसी में जो मोस्टली डेली की ट्रेड्स होती हैं उसका मोर देन 70% तो फ्यूचर ट्रेड और डेरिवेटिव्स की होती है। यानी एक्चुअल एसेट्स बाय और सेल नहीं होते बल्कि उनके डेरिवेटिव जो है, उनके मुआखज़ जो है वो ट्रेड होते हैं। तो इस वजह से ये जो स्पॉट जो कि एक्चुअल बीटीसी की बाई और सेल है, वो इस वक्त 4.5 साल पुराना लोएस्ट लेवल के ऊपर है। आई डोंट नो ये कब रिटर्न होगी। फिलहाल तो सेंटीमेंट अभी भी मार्केट में बेरिश ही है, लेकिन मार्केट में कुछ अच्छी डेवलपमेंट हुई है पिछले 24 घंटे की, उसका प्राइस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। वो मैं आपके साथ डेवलपमेंट शेयर कर देता हूँ। एक है जी, लॉन्ग अवेटेड बिटकॉइन अकाउंटिंग रूल्स टू कैप्चर राइजेस। ये पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी मेजर न्यूज़ है। इसका प्राइस के ऊपर इंपैक्ट क्यों नज़र नहीं आया? क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये 2025 से इम्प्लीमेंट होंगे। अब ये रूल्स क्या हैं, मैं वैसे आपको जितना मैंने लर्न किया वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप अगर ख़ुद इसको लर्न करना चाहें तो जेम्स लेविश ने बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इस ट्विटर का लिंक मैं, इस थ्रेड का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आपने खुद लर्न करना हुआ तो कर लीजिएगा। मैं जो इतना अंडरस्टैंड किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अमेरिका में एक इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एक बोर्ड है, वो जितने यूएस फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, जितने इदारे हैं, उनको ये जो यूएस कंपनीज कॉरपोरेशंस हैं, ये जो यूएस कंपनीज हैं, वो जब अपनी रिपोर्टिंग करती हैं इन यूएस अदारों को, इन रेगुलेटर्स को, तो वो किस बेस पे, किन रूल्स के तहत रिपोर्टिंग करें,
ये इंडिपेंडेंट जो बॉडी है जिसको फैस शायद बोलते हैं, फैस बी, हाँ, FASB बोलते हैं, इनके मेंबर जो हैं रूल डिसाइड करते हैं। अब इसमें डेवलपमेंट क्या हुई है, कल से पहले जब कभी भी ये फैप्स जो है, फैप्स बिटकॉइन की ऊपर जो ये जो कंपनीज वगैरह इन्वेस्टमेंट करती थी, तो इन बिटकॉइन को एक ऐसी कैटेगरी में डाला हुआ था जैसे कि ऐसी ऐसे एसेट्स या ऐसी कमोडिटीज़ वगैरह में चीज़ों में डाला हुआ था जिसमें बिटकॉइन में की गई सरमायाकारी वो ऐसे एसेट में थी जो कि ज़्यादा ट्रेडेबल नहीं है। हालांकि बिटकॉइन जो है वो ना सिर्फ 24/7 बल्कि 365 डेज, साल के सारे दिन 24 घंटे ये ट्रेड होने वाला एसेट है। लेकिन इन लोगों की वजह से यूएस कंपनीज़ को इसमें बिटकॉइन में सरमायाकारी करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अगर वो बिटकॉइन में सरमायाकारी करते हैं, उनको होल्ड करते हैं, तो पुराने रूल्स के मुताबिक उनको रिपोर्टिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, पुराना रूल क्या है, जितना मैंने अंडरस्टैंड किया वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने $100 मिलियन की बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की है और उसने अपने कॉर्पोरेट जो पोर्टफोलियो है, बैलेंस शीट है, उसमें लिखा जी कि हमारे पास ये फलाने एसेट्स हैं, उनमें हमने 100 मिलियन का BTC भी होल्ड किया हुआ है। अच्छा, जब वो नेक्स्ट क्वार्टर में रिपोर्टिंग करेंगे या जब भी उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है, अगर उनकी बाइंग प्राइस से प्राइस चले जाती है नीचे, तो वो जितना लॉस है वो लॉस जो है वो कैपिटलाइज करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल उनके $100 मिलियन का बिटकॉइन वो डी वैल्यू होके प्राइस नीचे चले जाती है, वो हो जाता है 50 मिलियन। अब जब उन्होंने नेक्स्ट रिपोर्टिंग करनी है वो उन्होंने 50 मिलियन की करनी है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि दोबारा वो 50 मिलियन की वैल्यू फिर ओवर द टाइम BTC की प्राइस अप और डाउन तो होती रहती है, वो दोबारा बढ़ के 100 मिलियन की बजाय वो अगर 200 मिलियन की हो जाती है, तो पुराने रूल्स जो थे, जो कि अभी चेंज हुए हैं, उस रूल के मुताबिक BTC की वैल्यू उनके रिकॉर्ड के मुताबिक वो सिर्फ 50 मिलियन ही है। यानी जब लॉस है तो वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा, अगर गेन है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो ये रूल था, इस रूल की वजह से पिछले दिनों माइक्रो स्ट्रेटजी ने अपने वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, अपने उसे क्या बोलते हैं, लॉस को हार्वेस्ट किया, फार्मिंग की उसने अपने चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए। उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया ने अच्छा खासा माइक्रो स्ट्रेटजी को बदनाम करने की कोशिश की। तो उसको देखते हुए जो कारपोरेट BTC में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उन्होंने नई इन्वेस्टमेंट की थी। अब ये जो नए रूल बने हैं जो कि सन 2025 से ऑनवर्ड स्टार्ट होंगे, इससे इन कंपनीज़ को बड़ा आसान होगा अपने जो सरमायाकारी है उसको US रेगुलेटर को शो करने के लिए। फिर भी जैसे मैंने आपको कहा, अगर मैं सही नहीं समझा सका हूँ तो आप इसको पूरा अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। अगली मार्केट की अच्छी बड़ी न्यूज़ जिसका प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा मार्केट में, वो है 21 शेयर्स और आर्क फाइल, इन दोनों ने मिल के इथीरियम का स्पॉट ETF अप्लाई करने का इरादा किया है। ये सर जोड़ के बैठे हैं, एंड मुमकिन है कि ये भी अपना अप्लाई कर दे। अब इथीरियम का जो स्पॉट ETF BTC का तो स्पॉट ETF अभी तक अप्रूव हुआ नहीं है, और मार्केट में ऑलरेडी फ्यूचर इथीरियम के ETF जो है ऑलरेडी वो भी अप्रूवल के लिए SEC के पास है। क्या SEC इथीरियम का जो ETF है वो अप्रूव करेगा, फ्यूचर या स्पॉट? मुझे पता नहीं क्यों मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है, जब तक गैरी गैंसलर है, गैरी गैंसलर ने तो अपना माइंडसेट ऑलरेडी पब्लिकली शेयर कर दिया कि उसकी नज़र में बिटकॉइन के अलावा मार्केट की तमाम क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सिक्योरिटीज़ हैं। तो जब सिक्योरिटीज़ हैं तो ये स्पॉट ETF, फ्यूचर ETF में कहीं ये उसकी सोच जो है कहीं रुकावट ना बढ़े। लेट्स सी, ये मार्केट की अच्छी न्यूज़ है। अगर ये भी इथीरियम अप्रूव हो जाता है, इथीरियम का भी स्पॉट ETF, अगर BTC का होगा तो शायद मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, शायद इथीरियम का भी अप्रूवल के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाए। ठीक है। और दूसरा एक और इम्पैक्ट मैं चाहता हूँ ETF के हवाले से, ब्लूमबर्ग के एडिटोरियल की रिपोर्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें उनका एडिटोरियल बोर्ड क्या कहता है SEC को मुखातब करके, हु नीड्स अ बिटकॉइन ETF, बिटकॉइन ETF की किसको ज़रूरत है? उनके ब्लूमबर्ग के जो एडिटोरियल स्टाफ है, जो बोर्ड है, उनकी असेसमेंट के मुताबिक ETF की ज़रूरत एक्चुअली SEC को है, इन्वेस्टर्स को, US कंपनीज को नहीं है, बल्कि SEC को है। क्यों? क्योंकि US ऑफिशियल्स को चाहिए कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं ताकि वो ETF अप्रूव करके क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर अपने कंट्रोल को मज़ीद इन्हेंस करे। तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी अब SEC को फोर्स कर रहा है कि आप ETF को अप्रूव करें। अब ये मैं इस वजह से ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये बात शेयर करते हुए। ये जो ब्लैक रॉक है, जिसका मैंने आपको बताया था कि 10 ट्रिलियन से ज़्यादा के एसेट्स उनके पास हैं,
इनका दुनिया की जितनी टॉप मीडिया हाउसेस, फार्मास्यूटिकल और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सब में सरमायाकारी है। आई डोंट नो ये सरमायाकारी बोल रही है यहाँ के एग्जैक्टली ये एक सही ऑब्जेक्टिव जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये वो सीन है। अच्छा, मैं कल भी शायद आपके साथ डिस्कस किया था इथीरियम के हवाले से, सॉरी बीएनबी के हवाले से। कल के दिन में बीएनबी के 3 एग्जेक्टिव्स जो हैं, कल उन्होंने भी रिज़ाइन किया है। एक जी हेलन हाई, बाइनांस के एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट हैं और हेड ऑफ ग्लोबल फियाट हैं, उन्होंने भी रिज़ाइन किया है कल। और कल के दिन व्लादिमीर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था रशिया के वाले कल। और फिर ग्लेब कोस्ट्रेवी, माफ़ कीजिएगा और मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, ये बाइनांस के वाइस प्रेसिडेंट है ईस्टर्न यूरोप की साइड के, टर्की वगैरह इस साइड के, उन्होंने भी कल रिज़ाइन किया। फिर इसी महीने 4 सितंबर को मैंने मेयर के बारे में आपको बताया था, जो कि बाइनांस के प्रोडक्ट लीड हैं, उन्होंने भी। फिर 31 अगस्त को भी लियोन फोंग, बाइनांस के हेड ऑफ एशिया पैसिफिक, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। फिर जुलाई के महीने में भी ये देखें सारी रिज़ाइन है। 6 तारीख को 4 जो सीनियर एग्जेक्टिव्स हैं, फिर 7 तारीख को भी स्टीवन क्रिस्टी, इन सब, ये पिछले मेरा ख्याल है करीब करीब कोई 10-12 जो एग्जेक्टिव्स हैं टॉप, उन्होंने बाइनांस को खैरबाद कह दिया है। आई डोंट नो ये सब क्या पक रहा है। बहरहाल बी वेरी केयरफुल, आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बाइनांस से कोशिश करें मूव हो जाएं किसी और एक्सचेंजेस की तरफ। अच्छा जी, आईएमएफ के हवाले से मैंने आपको बताया था, G20 में आईएमएफ और स्टेबिलिटी जो ब्यूरो है वो मिलके एक पेपर, मुश्तरका पेपर पेश करेगा। अब वो पेपर इन्होंने पेश कर दिया और उसमें इन्होंने 2 चीज़ें जो मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे तो आप इस मूवमेंट को रोक नहीं सकते, और दूसरा आप इसको रेगुलेट करें। और ख़ुसूसन इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 2 चीज़ों को टारगेट किया है, स्टेबल कॉइन्स को और डीफाई को। और डीफाई को क्यों किया, और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, ये आईएमएफ कह रहा है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ये जितने ये इसको मैं आसान अल्फाज में देखें, ये जितनी जो नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं ये आके पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करती है। मिसाल के तौर पे अब अगर आप होटल्स की बात करें तो आपको पता है ये जो सारे होटल्स हैं एयरबीएनबी को हेट करते हैं। इसी तरह ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट हैं, टैक्सीज़ वगैरह हैं, ये ऊबर को डिसलाइक करते हैं। इसी तरह जितनी इनोवेशंस हैं, अब ये जितने बुक स्टोर्स हैं, ये सारे बुक स्टोर जो है, अमेज़ॉन जो ऑनलाइन स्टोर है जहाँ से हमें बुक्स वगैरह ऑनलाइन कॉपीज मिल जाती हैं, उनको हेट करते हैं। तो इसी तरह जो दीगर स्टोर्स हैं, वो स्टोर्स ऑनलाइन शॉपिंग के जितने ऐप्स मौजूद हैं उन सबको हेट करते हैं। तो इस तरह ये जो नई टेक्नोलॉजी आती है, अगर आप उस टेक्नोलॉजी के बारे में रूल्स उनके हेटर से बनवाएंगे तो यू कैन इमेजिन कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इन क्रिप्टो मार्केट, इन टेक्नोलॉजी को हेट करने वाले आईएमएफ, ये सेंट्रल बैंक्स अगर ये रूल बनाएंगे तो यू कैन इमेजिन कि ये किस तरह के रूल बनाएंगे। जाहिर बात है ये जो बाबू लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सबसे पहले प्रेफर करना है ना। और ये जो जितनी आपको रेगुलेटर्स की तरफ से नज़र आता है, कहा जाता है कि इन सब के पीछे ये बैंकिंग जो इकोनॉमी है, जो बैंकिंग है, उनकी रिश्वत लगी होती है। बेशक कोई अमीर मुल्क है, बेशक कोई गरीब मुल्क है, हर जगह ये सिस्टम जो है वो चल रहा है। ठीक है, मार्केट की न्यूज़ की तरफ आते हैं। हांगकांग के हवाले से खबरें हैं जी। चाइना जो अपना डिजिटल युआन है उसका पायलट प्रोजेक्ट जो है उसके सेकंड फेज़ में चला गया। हांगकांग जो है अपना जो चाइनीज़ युआन का जो ट्रायल है उसको एक्सपेंड करने जा रहा है और बैंकों को शामिल करेगा इससे। ये मार्केट की अच्छी न्यूज़ है। दूसरा, कोरियन एसेट मैनेजर है मेराई टैप्स, उसने पॉलीगॉन के साथ लैब के साथ एक पार्टनरशिप की है $500 बिलियन की सिक्योरिटीज़ टोकनाइजेशन ड्राइव। इससे पॉलीगॉन चेन की, मैं पिछले चंद दिनों से नोट कर रहा हूँ, पॉलीगॉन मैटिक की मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टनरशिप हो रही है। ये पॉलीगॉन के फ्यूचर, उसके मैटिक के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, अच्छा, अब अगली मार्केट की न्यूज़ है जी। जो गूगल है, गूगल पे आज से मेरा ख्याल है को 5 साल पहले गूगल ने क्रिप्टो करेंसी के एड्स के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। अभी गूगल की स्टेटमेंट आई है 15 सितंबर से जो प्रमोशंस ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग जो है उनकी प्रमोशन ऑफ गूगल पे हो जाएगी, जिसमें NFTs वगैरह इन्वॉल्व होंगी। उससे गूगल पे जब प्रमोशंस होगी, मार्केटिंग होगी, तो ज़्यादा जो एडवर्टाइज़र्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट जो गेमिंग वगैरह क्रिप्टो करेंसीज़ की, उनको ज़्यादा लोगों के साथ गूगल के ज़रिए एक्सपेंड कर सकेंगे। तो मेरी नज़र में 15 सितंबर के बाद जो गेमिंग इंडस्ट्री है क्रिप्टो की, Web3, उसकी मज़ीद ग्रोथ बढ़ सकती है अगर वो गूगल को
एज अ मीडियम यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए। ठीक है, अब NFT की तरफ आते हैं। NFT मार्केट के हवाले से अगर आपने लेयर ज़ीरो की एयर ड्रॉप फार्मिंग की है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये ज़ोरा जो एक चेन है, उस चेन पे आप ज़ोरा का ये NFT जो है वो मिंट कर लें। ये NFT बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। सिर्फ आपको ज़ोरा में इथीरियम जो है वो गैस फीस के लिए आपके ज़ोरा चेन में होने चाहिए, वो आप ब्रिज कर सकते हैं। ब्रिज करने के लिए भी आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगी। यहीं पे आप जब मिंट करने जाएंगे तो वहाँ से ब्रिज की ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपने कनेक्ट की एयर ड्रॉप फार्मिंग वगैरह की है तो इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके तो आप चेक कर लें कि आपका वॉलेट एलिजिबल है कि नहीं टोकन एयर ड्रॉप क्लेम करने के लिए। और दूसरा, आप डी बैंक पे जाके ये बैच जो है ये भी मिंट कर लीजिएगा इसका नेक्स्ट का, क्योंकि अगर आप ये बैच मिंट करेंगे तो डी बैंक कि अगर आप एयर ड्रॉप होता है, डी बैंक अपना टोकन का करता है, तो उसमें जितने आप बैच मिंट करेंगे उतने, ये फ्री ऑफ कास्ट है, ये जो बैच है इसमें कोई आपको कास्ट नहीं पड़ेगी। ठीक है, NFT के हवाले से लास्ट में ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जस्टिन बीबर के जो प्रोड्यूसर है उसने अपना, उनका एक गाना है कंपनी, उसके जो रॉयल्टीज़ हैं उसकी 1% रॉयल्टीज़ को 20,000 NFT सॉरी 2,000 NFT में कन्वर्ट किया और वो NFT सेल करेंगे। और उस NFT पे जो NFT होल्डर होगा, जितनी वो उस गाना स्पॉटिफाई के ऊपर प्ले होगा, जितनी उसकी स्ट्रीमिंग होगी, जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, उतना जो NFT होल्डर्स हैं उनको हर 6 माह बाद के पता नहीं 3 माह बाद वो उनको रॉयल्टीज़ में से प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब मैं इसमें तो खैर इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये एक तरह की जो हमारे सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो अपने, अगर कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, बेशक वो मूवी बनाते हैं, बेशक वो ड्रामा बनाते हैं, बेशक वो इस तरह सॉन्ग्स बनाते हैं, उनकी NFTs बना के जो है वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। इवन जो रॉयल्टीज़ हैं वो रॉयल्टीज़ के ऊपर भी NFT बना के सेल कर सकते हैं। ये बड़ा यूनिक आइडिया, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, अब जो लास्ट में मैं आपको कह रहा था कि ऑफ टॉपिक में आपके साथ गुफ्तगू करूंगा, वो ये न्यूज़ है, फार्मर गूगल एम्प्लॉय ने $100 मिलियन के फंड जो हैं वो रेज़ किए हैं। क्या करने के लिए? टू ब्रिंग AI टू बिग फार्मा। इसका मतलब क्या है? इस कंपनी का नाम है इंसेप्टिव। इन्होंने बायोटेक स्टार्टअप एक स्टार्ट किया जिसके लिए इन्होंने $100 मिलियन की फंड रेजिंग करी है। वो क्यों? क्योंकि वो टू स्टार्टअप एम्स टू रेप्लिकेट द सक्सेस ऑफ mRNA ड्रग्स। mRNA क्या होता है? मैसेंजर RNA ये होता है। ये होता क्या, मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्यों ये कंपनी क्या करेगी कि AI की बेस के ऊपर, यानी AI इनको बताएगा कि कैसे आपने mRNA बनाना है किसी मखसूस लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए। उसको लाइलाज बीमारी को क्योर करने के लिए, उसके इलाज के लिए आप किस तरह के mRNA बनाएं। अब आते हैं ये mRNA क्या बला है। ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने जा रहा है। सबसे पहले ये स्क्रीन पर नज़र डालें। ये एक ह्यूमन सेल का एक छोटा सा एक डेमो है। ह्यूमन सेल क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, हम जो बिल्डिंग, ये आप इर्द गिर्द आप बिल्डिंग्स देखते हैं, इस बिल्डिंग को किसने बनाया? एक एक ईंट मिल के, जब हम एक ईंट के साथ दूसरी ईंट जोड़ते हैं, इसी तरह ईंटों को जोड़ के हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं। इंसान भी इन खुलियों से, इन सेल से मिलके बना होता है। इंसान, ये मेरे बाल, मेरे दांत, मेरी स्किन, मेरी आंखें, सब कुछ जितना आपको ये स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये सब खुलियों से मिलके बना हुआ है। अच्छा, इन खुलियों के अंदर ज़रा थोड़ा इसको ज़रा बारीकी से समझिएगा, आपके मुस्तकबिल के लिए ये इंफॉर्मेशन बड़े काम आएगी। इंसान के सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने मेरी हाइट क्या होगी, मेरे बालों का कलर क्या होगा, मैं बुढ़ापे में कब जाके मेरे बाल गिरना शुरू होंगे, मेरे बाल जो हैं वो कब वाइट होंगे भी नहीं होंगे, फिर मेरे दांत जो है कितने लंबे होंगे, चेहरा लंबा होगा, मेरी हाइट कितनी होगी, ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह ताला जब हमें पैदा करते हैं, हम पैदा होते हैं, तो अल्लाह ताला सारी इंफॉर्मेशन को इस न्यूक्लियस, हर खुलिये के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर ये सारी इंस्ट्रक्शन, ये सारी मालूमात, ये सारी हदायत उसके अंदर पैक करके डाल देता है। तो फिर उसी के मुताबिक इंसान बड़ा होता जाता है। कौन सी बीमारी लगनी है, कब लगनी है, बीमारी का इलाज कैसे होना, ये सब कुछ रिटन इसमें DNA में
कर दिया जाता है। इस बाद में चेंज भी होता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट ही होता है, बाद में इंसान का बिहेवियर और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इसको चेंज करते रहते हैं। अच्छा, अब इसको ज़रा समझिएगा। डीएनए में हमने बीमारियों से कैसे लड़ना है, सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में लिखी होती है। अब चूंकि फॉर एग्जांपल ये जो वायरल अटैक होते हैं, जैसे कोविड है, कोविड का वायरस जब अटैक करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, किसी भी हमारे सेल पे जाता है, वहाँ जाके हमारे सेल के ऊपर कब्जा कर लेता है। जो हमारे सेल के अंदर अल्लाह ताला ने डीएनए जो इंस्ट्रक्शन जो हदायत ली होती हैं, उन हदायत को फ़ारग करा देता है और अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो देना शुरू करता है। और वायरस की क्या इंस्ट्रक्शन होती है, वो अपनी प्रोडक्शन करना चाहता है, उस सेल को कहता है कि और मेरी प्रोडक्शन करो, यानी वो अपनी तादाद बढ़ाता जाता है। इसी तरह सेल जो है इंसान के डेड होते जाते हैं और इंसान अल्टीमेटली अगर उस वायरस को किल ना करे तो वो डेड हो जाता है। अब ये जो आरएनए होता है, यहां से ये ज़रा समझिएगा इस बात को। डीएनए एक यूं समझ लें कि इंसान एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में वर्कर्स ने काम कैसे करना है, उस वर्कर की सारी इंस्ट्रक्शन जो है इस डीएनए में होती हैं। इस डीएनए से इंस्ट्रक्शंस, मालूमात, हदायत जो है, जो चीज़ लेके जाती है उसको आरएनए बोलते हैं, यानी मैसेंजर एनएनए। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है कोई काम करने की, तो डीएनए अपनी जो इंस्ट्रक्शन है उस ख़ास काम को करने वाली वो इंस्ट्रक्शन की एक कॉपी बनाता है और वो कॉपी बना के एमआरएनए के ज़रिए वो ट्रांसमिट कर देता है सेल में। वो सेल यहाँ से निकल के सारी इंफॉर्मेशन को लेके चला जाता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम जिस तरह की इंस्ट्रक्शन उसके पास आती है उसी तरह का एक प्रोटीन बना लेते हैं, और प्रोटीन जब बनती है तो उससे जो है जो भी मसला हल करना हो वो उससे उस प्रोटीन को बना के वो मसला हल कर दिया जाता है। ये जो आरएनए एआई जो सजेस्ट करेगा, ये जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा है और एआई इसमें हेल्प आउट करेगा, तो इससे क्या होगा कि हमें डीएनए से इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे हमने कोविड का इलाज करना है, तो फिलहाल कोविड जो है जिस बंदे को अफेक्ट करता है उसका अपना जो डीएनए है कोविड से वो हार जाता है। तो अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, एआई की से पूछ के कि भाई किस तरह का हम एमआरएनए बनाएं, यानी एक ऐसा डीएनए की इंस्ट्रक्शन का मैसेंजर बनाएं जो कि हम राइबोसोम को बताएं। जैसे ही राइबोसोम के पास वो इंस्ट्रक्शन जाए, एआई बेस्ड एमआरएनए की इंस्ट्रक्शन जाए, तो वो उस तरह की प्रोटीन बनाए जिससे कोविड के वायरस किल हो जाए। तो आप ये इमेजिन करें, जितनी दुनिया में लाइलाज बीमारियां हैं, उन सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज इस तरह, अगर ये अभी तो ये बिल्कुल स्टार्ट है, ये आइंदा जितना ज़्यादा ग्रो होगा उतना ज़्यादा हम जो है लॉन्गजेविटी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।